आप सुन रहे हैं मौसाद द ग्रेटेस्ट मिशंस ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस। लेखक माइकल बार जोहार और निसिम मिशाल की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये किताब दुनिया की सबसे खतरनाक और प्रभावशाली खुफिया एजेंसी मोसाद की सच्ची कहानियों पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि कैसे मोसाद ने अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर खत्म किया और इसराइल की सुरक्षा सुनिश्चित की। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, तशरीफ़ रखिए। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ नाम में ही सिर्फ कोड होते हैं, जहाँ चेहरे नहीं सिर्फ परछाइयाँ होती हैं, और जहाँ वफादारी और गद्दारी के बीच की रेखा धुंधली सी है। ये दुनिया है जासूसी की, गुप्त अभियानों की और एक ऐसी खुफिया एजेंसी की कहानी जिसका नाम है मोसाद। मोसाद इसराइली गुप्त सेवा के सबसे बड़े मिशन किताब के जरिए हम उन दिल दहला देने वाले, हैरत अंगेज और कई बार विवादास्पद अभियानों के सफर पर निकलेंगे जिन्होंने न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं परछाइयों के उस राज्य में जहां का बादशाह खुद मोसाद है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1971 के गर्मियों के आखिर में, भूमध्य सागर के तूफानी तटों से। गाजा पट्टी के पास इस्राएली सैनिकों की एक टुकड़ी फिलिस्तीनी आतंकवादियों का पीछा कर रही थी। ये आतंकवादी एक गुप्त मिशन पर आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मंजिल उनकी कब्र बनने वाली है। स्थानीय युवकों ने उन्हें रास्ता दिखाया और वे जबालिया शहर पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात होनी थी फिलिस्तीनी कमांडरों से। लेकिन जब वे उस घर में दाखिल हुए तो उन्होंने जिन चेहरों को देखा वे उनके अपने नहीं थे। वहां तैनात था इसराइली सेना का एक युवा कप्तान मीर दगान। ये घटना थी ऑपरेशन गिरगिट की, जो मीर दगान के शानदार करियर का पहला अध्याय था। दगान, जो खुद एक प्रलय होलोकॉस्ट से बचे परिवार की संतान थे, उनमें अपने देश के प्रति एक जुनून सा था। उनके दादा को नाजियों ने मार डाला था और उनकी आंखों में हमेशा एक ही सवाल रहता था, ये सब फिर से न हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वे एक सैनिक थे, लेकिन साथ ही एक कलाकार भी, जिन्हें इतिहास और शास्त्रीय संगीत से गहरा लगाव था। यही विरोधाभास उन्हें एक अलग ही शख्सियत बनाता था। दगान ने गाजा में आतंकवाद के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने रिमोन नामक एक गुप्त इकाई खड़ी की, जिसके सैनिक अरब वेशभूषा में छिपकर दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते थे। वे छापामारों की तरह लड़ते थे, अंधेरे में रेंगते थे और कभी-कभी बेहद क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करते थे। उनके लिए दुश्मन को खत्म करना ही एकमात्र उद्देश्य था। उनके इन्हीं अभियानों की बदौलत गाजा में काफी हद तक शांति स्थापित हुई। दगान की ख्याति धीरे धीरे फैलती गई और वे परछाइयों के बादशाह कहलाए। योम किप्पुर युद्ध और लेबनान युद्ध जैसे कठिन अभियानों में उनकी रणनीति ने इसराइल को कई बड़ी जीत दिलाई। साल 2002 इसराइल के प्रधानमंत्री एरियल शरोन ने दगान को फिर से बुलाया, लेकिन इस बार एक नई जिम्मेदारी के साथ। मोसाद, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक था, अब अपनी चमक खो चुका था। कई अभियान नाकाम हो चुके थे और उसकी छवि धूमिल हो गई थी। शेरोन चाहते थे कि दगान उसकी पुरानी रौनक वापस लाए। दगान ने यह चुनौती स्वीकार की और मोसाद का कायाकल्प कर दिया। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। दगान की अगुवाई में मोसाद ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, वह किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं थी। 2010 के दशक की शुरुआत में ईरान की राजधानी तेहरान में एक के बाद एक धमाके होते रहे। डॉक्टर मसूद अली मोहम्मदी, डॉक्टर मजीद शहरियारी, डॉक्टर दारियुश रजाई नजाद, ये वो नाम थे जो ईरान के परमाणु बम के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे थे। एक एक करके उनकी मोटरसाइकिलों पर सवार बाइक सवारों ने उनकी कारों पर बम चिपका दिए या फिर उनके घरों के बाहर बम धमाके कर दिए। ये हमले इतने सटीक थे कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। ईरानी सरकार ने तुरंत इन हत्याओं के लिए मोसाद पर आरोप लगाया। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह खतरा इसराइल के लिए सबसे बड़ा था। इसराइल के नेता अक्सर कहते थे कि ईरान एक अस्तित्वगत खतरा है, और इस खतरे को नेस्तनाबूद करने के लिए मोसाद ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई। इन हत्याओं के अलावा उन्होंने स्टक्सनेट नामक एक शक्तिशाली कंप्यूटर वायरस भी ईरान की यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं में छोड़ा, जिससे सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए और ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया। ये सब मीर दगान की ही देन थी। लेकिन मोसाद की सफलताओं का इतिहास केवल ईरान तक सीमित नहीं है। इससे पहले मोसाद ने एक ऐसा कारनामा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये कहानी है 1960 की एक अंधे यहूदी की बेटी से शुरू होने वाली। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक वकील डॉक्टर फिट्ज बाउर थे। वे नाजी अपराधियों को सजा दिलाने के लिए जाने जाते थे। उनके पास एक खत आया जिसमें लिखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़े अपराधियों में से एक एडोल्फ इचमैन अर्जेंटीना में छिपा हुआ है। ये खत लिखा था
लोथर हरमन नाम के एक अंधे यहूदी ने, जो खुद एक एकाग्रता शिविर से बचकर आया था और अर्जेंटीना में रह रहा था, उसकी बेटी सिल्विया की मुलाकात एक युवक से हुई थी जो खुद को निक इचमैन बताता था। लोथर को शक हुआ कि यह लड़का शायद उसी नाजी अपराधी का बेटा हो सकता है। डॉक्टर बाउर ने यह सूचना इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन तक पहुंचाई। बेन गुरियन ने मोसाद के प्रमुख ईसर हारेल को बुलाया और कहा, उसे ढूंढो, चाहे मुर्दा लाओ या जिंदा। जिंदा लाना बेहतर होगा। यह हमारे युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ईसर हारेल ने तुरंत अपनी टीम बनाई। इस टीम में शामिल थे जवी आहरोनी, रफ़ी एतान और जवी मल्किन। वे अर्जेंटीना के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने कई महीनों तक तैयारी की। उन्हें पता चला कि इचमैन ब्यूनस आयर्स के एक उपनगर में रिकार्डो क्लेमेन नाम से रहता है। वह एक कारखाने में काम करता था और रोज बस से घर लौटता था। 11 मई 1960 की शाम 8 बजे थे। इचमैन बस से उतरा और अपने घर की तरफ बढ़ा। अंधेरे में छिपे मोसाद के एजेंटों ने उसे पहचान लिया। जैसे ही वह पास आया, रफ़ी एतान ने इशारा किया और 2 एजेंटों ने उसे पकड़ लिया और एक कार में धकेल दिया। उन्होंने उसे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया और उसकी पहचान की पुष्टि की। इचमैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया, मैं एडोल्फ इचमैन हूँ। 20 मई को उसे नशीला पदार्थ देकर एक एल अल विमान के क्रू मेंबर की वर्दी पहनाकर इसराइल भेज दिया गया। जब यह खबर इसराइल पहुंची तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। इचमैन पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा दी गई। उसकी राख को भूमध्य सागर में घेर दिया गया। इस सफलता ने मोसाद को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। लेकिन इचमैन की गिरफ्तारी के दौरान ही मोसाद की नज़र एक और नाजी अपराधी पर पड़ी थी, डॉक्टर जोसेफ मेंगेले। उसे मौत का दूत कहा जाता था। मोसाद ने योजना बनाई कि इचमैन के इसराइल पहुंचने के बाद वे मेंगेले को भी पकड़ेंगे। लेकिन जैसे ही इचमैन की गिरफ्तारी की खबर दुनिया भर में फैली, मेंगेले सतर्क हो गया और वह पराग्वे भाग गया। मोसाद का यह मिशन नाकाम रहा। इसी बीच इसराइल में एक अलग ही संकट पैदा हो गया था। एक छोटा बच्चा, योसेले शुकमाकर, जो सिर्फ 7 साल का था, उसके दादा ने उसे उसके माता पिता से छीन लिया था। उसके दादा एक अति रूढ़िवादी यहूदी थे जो नहीं चाहते थे कि बच्चा धर्मनिरपेक्ष माता पिता के पास रहे। ये मामला धीरे धीरे एक राष्ट्रीय संकट बन गया। प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने ईसर हारेल को बच्चे को ढूंढने का आदेश दिया। ईसर हारेल ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन टाइगर कबा। ईसर हारेल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनके एजेंट पूरे यूरोप में फैल गए। वे अति रूढ़िवादी यहूदी समुदायों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर बार नाकामी मिलती। हफ्ते महीने बीतते गए, लेकिन योसेले का कहीं पता नहीं चला। हारेल को लगने लगा था कि बच्चे को इसराइल से बाहर तस्करी कर ले जाया गया है। आखिरकार उन्हें रूथ बैन डेविड नाम की एक महिला के बारे में पता चला, जो एक धर्मांतरित यहूदी थी और अति रूढ़िवादी समुदाय से जुड़ी हुई थी। उसे पेरिस में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि योसेले न्यूयॉर्क में गर्टनर परिवार के पास है। एफबीआई की मदद से मोसाद ने योसेले को सकुशल बरामद कर लिया। यह ईसर हारेल की एक और बड़ी जीत थी। मोसाद की कहानी में सिर्फ दुश्मनों को मारना या बच्चों को बचाना ही नहीं है, बल्कि कभी कभी दुश्मन से दोस्ती भी करनी पड़ती थी। 1963 में मिस्र में जर्मन वैज्ञानिक मिसाइल बनाए थे। ये इसराइल के लिए सीधा खतरा था। इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन और मोसाद प्रमुख ईसर हारेल के बीच इस मसले को लेकर मतभेद हो गए। हारेल ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह ली मीर अमित ने। मीर अमित एक अलग ही किस्म के इंसान थे। वे सैनिक थे, कमांडर थे और उन्हें परछाइयों में रहना पसंद नहीं था। उन्होंने मोसाद में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनके कार्यकाल में मोसाद ने कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया। उन्होंने मोरक्को के राजा से गुप्त संबंध स्थापित किए, जिससे मोसाद को अरब दुनिया के बारे में बेशकीमती जानकारी मिली। उन्होंने इराकी कुर्दिस्तान के विद्रोहियों से भी संपर्क किया और उन्हें हथियार और ट्रेनिंग दी। लेकिन अमित का सबसे बड़ा कारनामा था ऑपरेशन डायमंड। 1960 के दशक में इराक के पास दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान था मिग-21। इसराइल को इस विमान के बारे में जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी था। मोसाद ने एक जाल बिछाया। उन्होंने इराकी वायुसेना के एक पायलट, मुनीर रेडफा, को फुसलाया। उसे पता चला कि उसका परिवार इराक में सुरक्षित नहीं है। मोसाद के एजेंटों ने उसे यहूदी होने का प्रस्ताव दिया और कहा कि इसराइल उसे और उसके परिवार को शरण देगा और एक बड़ी धनराशि भी देगा। मुनीर राजी हो गया। 16 अगस्त 1966 को वह अपने मिग-21 को लेकर इसराइल के लिए उड़ान भरी और उसे इसराइल में उतार दिया। ये मोसाद की सबसे शानदार सफलताओं में से एक थी। इस विमान ने इसराइल को 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में बड़ी मदद की। मोसाद के अभियान हमेशा उतने शानदार नहीं होते थे। कभी कभी वे बेहद डरावने और भयानक भी होते थे। 1964 में एक युवा मोसाद एजेंट, यज्जाक सरीद, को एक बेहद ही खास मिशन पर भेजा गया। उसे एक ऑस्ट्रियाई व्यवसायी एंटोन कुंजले के नाम से दक्षिण अमेरिका जाना था। उसका लक्ष्य था हर्बर्ट्स कुकर्स, एक लात्वियाई नाजी,
जिसने युद्ध के दौरान हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। कुकुर्स ब्राजील में आराम से रह रहा था और खुद को यहूदियों का रक्षक बताता था। यित्ज़हाक ने कुकुर्स से दोस्ती की। वह उसे महंगे रेस्तरां में ले जाता, उसके साथ घूमता और उसका विश्वास जीत लिया। कुकुर्स को लगा कि यह एक अच्छा व्यापारिक अवसर है। फरवरी 1965 में यित्ज़हाक ने उसे उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में एक व्यापारिक सौदे के बहाने बुलाया। वहां एक गुप्त ठिकाने पर मोसाद की हिट टीम ने उसे मार डाला। उन्होंने उसके शरीर पर एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि उसे उसके अपराधों की सजा दी गई है। यह मिशन भले ही सफल रहा, लेकिन इसने उन एजेंटों के दिलों पर गहरे जख्म छोड़ दिए। 1972 का साल मोसाद के इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित हुआ। 5 सितंबर को म्यूनिक ओलंपिक के दौरान ब्लैक सितंबर नामक फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन के 8 बंदूकधारियों ने इस्राएली ओलंपिक टीम को बंधक बना लिया। जर्मन पुलिस की नाकामी के कारण सभी 9 इस्राएली एथलीट मारे गए। ये घटना पूरी दुनिया के लिए एक सदमा थी। इसराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मीर बेहद गुस्से में थीं। उन्होंने मोसाद को आदेश दिया, ब्लैक सितंबर के सभी लोगों को मार डालो। इस अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन रथ ऑफ गॉड। मोसाद के एजेंटों ने पूरे यूरोप में ब्लैक सितंबर के नेताओं की हत्या करनी शुरू कर दी। वायल जवाइटर को रोम में, डॉक्टर महमूद हमशरी को पेरिस में और कई अन्य लोगों को अलग अलग देशों में मारा गया। लेकिन इस अभियान के दौरान मोसाद को एक बड़ी नाकामी का सामना भी करना पड़ा। नॉर्वे के शहर लिलेहमर में उन्होंने एक मोरक्कन वेटर को गलती से अली हसन सलामा समझकर मार डाला। इस घटना ने मोसाद की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। आखिरकार 1979 में मोसाद ने बेरूत में एक कार बम से अली हसन सलामा को मार ही डाला। लेकिन मोसाद की कहानी में सिर्फ हत्याएं और बदला ही नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा के अभियान भी शामिल हैं। उसी साल 1971 में इस्राएली नौसेना की एक गुप्त टीम, जिसे कोसा नोस्ट्रा कहा जाता था, को एक अनोखा मिशन मिला। सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल असद के शासन में वहां के यहूदियों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। उनकी मदद के लिए मोसाद ने ऑपरेशन स्मिखा कंबल चलाया। कोसा नोस्ट्रा के एजेंट नाविक बनकर सीरिया के तट पर पहुंचे। वे वहां के यहूदी समुदाय के संपर्क में आए और युवा यहूदी लड़कियों को बचाने की योजना बनाई। उन्होंने लड़कियों को गुप्त रूप से समुद्र तट पर पहुंचाया और वहां से उन्हें नावों के जरिए इसराइल ले आए। 1970 से 1973 के बीच उन्होंने लगभग 120 युवा यहूदियों को सीरिया से बाहर निकाला। यह अभियान 30 साल से अधिक समय तक गुप्त रखा गया। 1973 का योम किपुर युद्ध इसराइल के इतिहास का सबसे बड़ा सदमा था। 5 अक्टूबर को मोसाद के सबसे भरोसेमंद एजेंट, जिसे एंजल कहा जाता था, ने एक गुप्त संदेश भेजा, युद्ध कल शुरू होगा। ये एजेंट कोई और नहीं बल्कि मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के दामाद अशरफ मारवान थे। मोसाद के प्रमुख जवी जमीर तुरंत लंदन पहुंचे और उनसे मिले। मारवान ने उन्हें बताया कि मिस्र और सीरिया मिलकर उसी दिन इसराइल पर हमला करने वाले हैं। जमीर ने यह सूचना तुरंत इसराइल भेजी, लेकिन इस्राएली सेना के प्रमुखों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें यकीन था कि युद्ध नहीं होगा। अगले दिन योम किप्पुर के पवित्र दिन मिस्र और सीरिया ने इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये इसराइली खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक थी। 1986 में एक और घटना ने दुनिया का ध्यान खींचा। मोर्देचाई वानुन, जो इसराइल के दिमोना परमाणु रिएक्टर में एक तकनीशियन था, ने इसराइल के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का भंडाफोड़ कर दिया। उसने रिएक्टर के अंदर की तस्वीरें खींची और उन्हें एक ब्रिटिश अखबार को भेज दिया। इसराइल के लिए यह एक बड़ा झटका था। मोसाद ने उसे पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। एक महिला एजेंट, जिसने खुद को सिंडी बताया, ने वानु से दोस्ती की और उसे रोम ले आई। वहां उसे मोसाद ने पकड़ लिया और इसराइल भेज दिया। उसे 18 साल की कैद हुई। इसी तरह 1990 के दशक में मोसाद ने कई बड़े आतंकवादियों का सफाया किया। वादी हद्दाद, जिसने एंटेबे हवाई जहाज अपहरण की साजिश रची थी, को मोसाद ने जहरीली चॉकलेट खिलाकर मार डाला। फतही शकाकी, जो इस्लामिक जिहाद का प्रमुख था, को माल्टा में गोली मार दी गई। लेकिन मोसाद की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक थी 1997 का अम्मान ऑपरेशन। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को हमास के नेता खालिद मशाल को मारने का आदेश दिया। मोसाद के एजेंटों ने जॉर्डन की राजधानी अमान में एक ऑपरेशन की योजना बनाई। 2 एजेंटों ने मशाल के पास जाकर उसके कान में जहर स्प्रे कर दिया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। जॉर्डन के राजा हुसैन बेहद नाराज हुए। उन्होंने नेतन्याहू से फोन पर बात की और एजेंटों की रिहाई और मशाल के लिए एंटीडोट की मांग की। नेतन्याहू ने उन्हें एंटीडोट दिया और बदले में कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। यह ऑपरेशन मोसाद के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। 21वीं सदी में मोसाद ने अपने अभियान और भी तेज कर दिए। 2007 में सीरिया गुप्त रूप से उत्तर कोरिया की मदद से एक परमाणु रिएक्टर बना रहा था। मोसाद के एजेंटों ने एक सीरियाई अधिकारी के कंप्यूटर से इस रिएक्टर की तस्वीरें चुरा लीं। इसके बाद इसराइली वायुसेना ने उस रिएक्टर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 2008 में हिजबुल्लाह के सबसे खतरनाक आतंकवादी इमाद मुगनिये को दमिश्क में एक कार बम से उड़ा दिया गया।
मुगनिये सालों से मोसाद के निशाने पर था। उसने 1980 और 1990 के दशक में कई अमेरिकी और इस्राएली नागरिकों की हत्या की थी। उसकी मौत हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका थी। 2010 में दुबई शहर के सुरक्षा कैमरों ने एक ऐसी घटना कैद कर ली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हमास के हथियार आपूर्तिकर्ता महमूद अल मबूह को उसके होटल के कमरे में मृत पाया गया। दुबई पुलिस ने जांच की और पाया कि यह हत्या मोसाद ने की थी। मोसाद के 27 एजेंटों ने अलग अलग देशों के पासपोर्ट लेकर दुबई में प्रवेश किया और उसकी हत्या कर दी। सुरक्षा कैमरों में उनकी हर हरकत कैद हो गई थी। इस घटना ने मोसाद की छवि को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसकी क्षमता को भी दुनिया के सामने ला दिया। इसराइल की जासूसी एजेंसी का एक और बड़ा मानवीय चेहरा था इथियोपिया के यहूदियों को बचाने का अभियान। सदियों से इथियोपिया के यहूदी, जिन्हें बीटा इसराइल कहा जाता है, अपने आप को यहूदी धर्म से जुड़े हुए थे। उनका सपना था यरूशलेम पहुंचना। 1977 में प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने मोसाद को उन्हें इसराइल लाने का आदेश दिया। मोसाद ने सूडान के रास्ते एक गुप्त अभियान चलाया। हजारों यहूदी पैदल ही रेगिस्तान पार कर सुआन पहुंचे, जहां से उन्हें विमानों द्वारा इसराइल लाया गया। ऑपरेशन मूसा और ऑपरेशन सोलोमन के जरिए हजारों इथियोपियाई यहूदियों को बचाया गया। मीर दगान, जिनके साथ हमने ये कहानी शुरू की थी, उनका निधन 2016 में हुआ। उन्होंने मोसाद को एक नई दिशा दी, उसे एक अजय शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके जाने के बाद भी मोसाद ने अपने अभियान जारी रखे। तो यह थी मोसाद की कहानी, एक ऐसी एजेंसी की कहानी जिसने न सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए काम किया, बल्कि कभी-कभी पूरी दुनिया की राजनीति को भी प्रभावित किया। उसके अभियान हमेशा सफल नहीं रहे, कभी-कभी वे नाकाम भी हुए, कभी-कभी बेहद विवादास्पद भी। लेकिन उनमें एक बात हमेशा एक जैसी रही, अपने देश के प्रति समर्पण, साहस और एक अटूट इच्छा शक्ति। मोसाद के एजेंट परछाइयों की तरह काम करते हैं, उनके नाम हमेशा गुप्त रहते हैं, लेकिन उनके कारनामे कभी नहीं भुलाए जा सकते। वे उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अंधेरे में रहकर रोशनी की लड़ाई लड़ी, और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।